ये यूनिट 9 है हमारा। एक मिनट, ये हम्म, हम्म, हम्म। तो योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे, कि मतलब कि जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले यही लिखेंगे कि योग अभ्यास के अध्यापन विधि के द्वारा आधुनिक शिक्षा पद्धति क्या है, प्राचीन शिक्षा पद्धति क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम से किसका लाभ होता है। तो पहले ये जुड़ेगा, या तो कैवल्य धाम जोड़ेंगे क्वेश्चन में, या योग अभ्यास की अध्यापक पुस्तिका जोड़ेंगे। तो इस हिसाब से एग्जैक्ट हमारा आंसर इससे हम निकालते रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है, इसमें यूनिट 9 है, और इसमें चैप्टर्स भी 9 ही है। ठीक है, अब याद रखने के लिए याद रखिए चैप्टर्स 9 है, लेकिन सर ने एक सार पूरा अच्छे से तैयार कर दिया है, तो आपको एक धीरे धीरे हम सब याद करते चले जाएंगे। और ये बहुत पहले इन्होंने इसको संकलन किया था, लेकिन जो बेसिकली ये जो किताब जो संकलित हुई है, तो अगर उनके लेखक के नाम बताएं तो जो किताब में नाम लिखा हुआ है वो डॉक्टर मोहन लक्ष्मण घरोटे हैं और डॉक्टर श्रीमंत कुमार गांगुली हैं। ये दो लोगों के लेखक में नाम दिया हुआ है, इसमें नहीं है, अगर आप लोग चाहें तो लिख लें। थोड़ा काला हो गया, बत्ती बात को लंबा कर दिया था एक बार। एक बार फिर से बताना मैम। अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा। हाँ, ये डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घरोटे और डॉक्टर श्रीमंत कुमार गांगुली। वो आप बोले थे तो आपके साथ ही इनका करते माइक थे। मैम एक बार। आप खा लीजिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या हमारी? पानी पिया? तानू जी प्लीज माइक ऑफ कीजिए आपका। मेरी आवाज से लग रहा है पानी कम। मैम इनका अनम्यूट कीजिए आप। अब उदित जी की आवाज सुनिए, तब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब बोलो मैम। हाँ, एक्चुअली इसमें चैप्टर भी 9 है, यूनिट 9 है ये, और सर ने एक सार जैसा तैयार कर लिया है, इसको आपको एज इट इज याद करना है। वैसे तो ये जो सिस्टम है, ये पद्धति योग पद्धति है, पुरानी है, लेकिन इसके जो राइटर हैं इस अभ्यास पुस्तिका के अकॉर्डिंग वो है डॉक्टर मोहन लक्ष्मण घरोटे और डॉक्टर श्रीमंत कुमार गांगुली। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है, ये एक प्रैक्टिकल अभ्यास पुस्तिका है। जो हम लोग योग करते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग आप लोगों में जो है जो योग कराते हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे कि जो हम लोग योग करते हैं तो उसको प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए, छात्रों को कैसे सिखाना है, क्या चीज हमें पहले बतानी चाहिए, क्या चीज बाद में बतानी चाहिए। तो वो जो सीक्वेंस है ना, ये सारे सीक्वेंस हम इसमें पढ़ेंगे। तो उसी के आधार पर इन्होंने जो पहले चैप्टर में इन्होंने बात करी है कि प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है। तो कोई ऐसे ही बताए मुझे, प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या अंतर, अपने ऐसे ही थोड़ा आइडिया दे अपना, कोई बताएगा? मैम वहाँ पे कोई नहीं होता था और कोई फिक्स्ड आवर्स भी नहीं होते थे पढ़ाई के कि इसमें कुछ नहीं है, और ओरली होती थी ज्यादातर टीचिंग जो होती थी। हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब सबसे बड़ी बात होती थी कि वर्ण हमारे निर्धारित रहते थे, वर्ण वर्ग जो विशेष वर्ग के लोग होते थे केवल वही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, सारे लोगों को अलाउ नहीं था, जो कि अब नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि कोई शेड्यूल कास्ट है या ओबीसी है या इस तरह के जो हम लोग जो कास्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो जो नहीं होना चाहिए, तो अब ऐसा नहीं है। अब इक्वली सबको शिक्षा का अधिकार है और वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो सबसे पहला तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही हुई है। दूसरी बात है कि पहले क्या था, छात्र की संख्या सीमित होती थी, क्योंकि बहुत कम लोग सीख सकते थे, कम लोगों को अलाउ था, तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी, तो नंबर्स जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी हर एक इंसान इंडिया में शिक्षा लेता है, एजुकेशन की तरफ है, तो यानी कि अनलिमिटेड, मतलब अब आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कितने लोग, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, कुछ भी आप बोल सकते हो। पहले समय का बंधन नहीं था, क्योंकि लोग गुरुकुल में जाके रहते थे और गुरु के अंडर में वहां पे रह के जो भी वो कहते थे, वो सुबह से लेके शाम तक उनकी शिक्षा चलती रहती थी कि भी सुबह जल्दी उठना है, अभी ये प्रेयर करना है, इस समय योग करना है, इस समय प्राणायाम करना है, और इस समय अभ्यास का टाइम है, अब ये मेडिटेशन का टाइम है।
तो एक कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि टाइम बाउंडेशन है कि हाँ सुबह बच्चे जा रहे हैं, या हम लोग ही अगर आप कोई मोरारजी देसाई का अगर योग करा हुआ हो तो कितना वहां पे 6:30 पे हमें पहुंचना ही होता था। अगर हम 6:30 पे नहीं पहुंच रहे हैं तो सर तो बाहर ही खड़ा कर देते थे। तो ये एक बड़ा टाइम बाउंडेशन होता है। तो अगर हम योग की बात करते हैं, अच्छा योगिता जी आप भी मोरारजी देसाई से करे हुए हो आप? तो एक तो ये चीज हो गई, और पहले जैसा जो अभी समय और अभी क्या है, मतलब अगर आप किसी भी एजुकेशन की बात करें, जरूरी नहीं है कि योग की जो बच्चे आजकल 7 to 3, तो एक टाइम बाउंडेशन है। तो एक तो पहले ये वाली बात हो गई, ठीक है। और हमने ये कर ही लिया कि हर वर्ग के लोग करते हैं। और तो ये क्वेश्चन आता है कि पूरा आधुनिक शिक्षा पद्धति और उसके 2-3 पॉइंट्स दे देंगे कि उसमें क्या फर्क है। तो इसको ऐसे साधारण से मत लीजिएगा कि आसान है, कई सारी चीजें दे देते हैं। और एक पॉइंट ये है कि वैचारिक गुणवत्ता का महत्व था। मतलब उस समय जो गुरु जो थे, गुरुकुल में जाके जो बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ की मतलब वो उनके क्या विचार हैं, वो कैसे बेसिकली जब राजा महाराजा या बहुत तरह के लोग जाते थे तो उनके अपने भी विचार जो है उसको महत्व दिया जाता था। तो उससे उनकी क्वालिटी निर्धारित होती है कि उनके गुण क्या हैं, उनके विचार, उनकी क्षमता, उनकी शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग उनको जज किया जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, नंबर्स के आधार पे, अंकों के आधार पर गुणवत्ता का आकलन होता है। यानी कि उनके जो क्या बोलेंगे इसको, जो उनका रिपोर्ट्स होता है, जो रिजल्ट, क्या गुण आकलन को क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन जो होता है उसका, वो अंकों के आधार पर होता है, ठीक है। और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता था। यानी कि उस समय क्या होता था, होलसम डेवलपमेंट पे काम होता था कि उसके नेचर से लेके, उसके बिहेवियर से लेके, उसको आगे जाके कैसे, जब वो गृहस्थ जीवन में जाएगा या समाज में जाएगा तो वो कैसा व्यवहार करेगा, कैसा उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, या कोई व्यवसाय भी करेगा तो कैसे करेगा, उसमें पूरे उसके होलसम डेवलपमेंट होता था। लेकिन अभी जो है ये एक निगेटिव पॉइंट है। अभी शिक्षा का जो मोटिव जो केवल है बिजनेस से रिलेटेड हो गया है कि जो शिक्षण संस्थान है वो बहुत बड़ी बड़ी मोटी फीस लेते हैं और बच्चों को आ रहा है नहीं आ रहा है इतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर बच्चा योग्य है तो वो कर लेता है, नहीं योग्य है तो वो पीछे रह जाता है। तो ये हमारी शिक्षा पद्धति में एक कमी भी आती है। पीडीएफ शो नहीं हो रही है। पीडीएफ शो नहीं हो रही है? हो रही है। अच्छा, तो आप प्लीज एक बार अपना ना बंद करके फिर से कर लीजिए, शायद आपका ही हो रहा हो। तो योग एवं योगा अभ्यास, आज सारा विश्व अपनी शारीरिक मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए योग की शरण में आ रहा है। आजकल तो आप लोग जान ही रहे हो, अगर आप लोग बहुत सारे लोग योग करा रहे हैं तो अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोग योग की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन तो यही है कि लोग योग को सिर्फ आसन समझते हैं। अगर उनसे योग की बात करो तो उनको लगता है योग मतलब आसन, जो हम आसन करा देते हैं वही योग है। ये शायद आप लोगों के साथ भी ये घटना होती होगी, और उनको समझाना भी थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी मैम आ रही है। ठीक है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन जुड़ गए हैं कि योग जो है सिर्फ आसन है, जबकि हम लोग जानते हैं कि योग कितना वास्ट है। मतलब उसको पकड़ना भी, हम लोग तो एक सीढ़ी भी नहीं पकड़ पा रहे हैं उसकी, बस हम अपनी क्या है सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं। तो मिसकॉन्सेप्शन उस समय बहुत सारे हैं कि योग सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए है। योग बुजुर्ग लोग करते हैं, मतलब योग का मतलब है वो जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हो गए हैं, जो 40, 60, 50 के राउंड हो गए हैं, उनको करना चाहिए। जो जिम और बाकी लोगों को जिम करना चाहिए। ज्यादातर यंगस्टर इसी तरह से सोचते हैं कि हम लोग को तो जिम करना चाहिए, योग जो है वो पेरेंट्स के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। योग चमत्कारी गुणों जुड़ा विषय है, अलौकिक विचार शक्तियां, मतलब एक अलग ही दुनिया की बात कर देते हैं कि आप लोग क्या इसके कोई सिद्धियां आ जाती हैं, आप सिद्धि से करोगे, कुछ चमत्कार कर दोगे योग करने से। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत बात की बात होती है कि हम समाधि और सिद्धि,
लेकिन उसको भी लोग ना गलत तरीके से लेते हैं, उतने अच्छे तरीके, मतलब समाधि को भी एक मजाक के तौर पे लेते हैं वो। योग रहस्यों से भरा हुआ है और जादू टोना जैसा कुछ है, ये भी एक भ्रामक धारणा है। योग ऐसी चिकित्सा पद्धति जो सारे रोग ठीक कर सकती है, सारे रोग ठीक, तो ये देखा जाए तो ये पॉजिटिव बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ योग करने से ही आपको सब कुछ सही हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीजों में ध्यान देना पड़ता है, अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ता है, आपकी पूरी जीवन शैली पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो ऐसे क्रॉनिक डिसीज हो जाती हैं जिनको योग के द्वारा भी नहीं ठीक किया जा सकता, उनके लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाना ही चाहिए, उसको डायग्नोस कराना ही चाहिए। तो ये भी जब हम लोग योग कराना स्टार्ट करते हैं या आसन के लिए लोग आते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले मैं भी ये बात कहती हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो पहले आप डायग्नोस करो, आप मुझे बताओ कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो डायग्नोस जो है वो प्रॉपर एलोपैथी सिस्टम से ही जाके वो करा सकते हैं। तो एक तरीके से उसकी भी हमें नीड होती है, सिर्फ पूरी तरह से एक योग पर ही आज की शैली में हम निर्भर नहीं रहते। पहले कभी रहा जा सकता था, लेकिन जो आज के हमारा जीवन शैली है उसके आधार पर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है, मतलब इसको एक एक्सरसाइज ही मानते हैं, जो मैंने पहले ही बात करी कि मानते हैं कि बस आसन जो है वही योग है और उसके अलावा योग का कोई महत्व नहीं है। पाणिनि ने योग शब्द की उत्पत्ति, जो पाणिनि जो थे हमारे व्याकरण वाले, तो उन्होंने युज धातु से हुई है, ये उन्होंने बताया था। और उसके 3 अर्थ हैं, युजुर योगे, युजुर समाधो और युज संयमने। योग का मतलब होता है जोड़ना। एक दूसरा अर्थ भी योग का जो होता है, एक तो हमारा योग है और एक दूसरा अर्थ है कि जोड़ना, मिलना इत्यादि। और दूसरा है युज समाधो, यहाँ योग शब्द का अर्थ समाधि बताया गया है। और तीसरा है युज संयमने, ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा भी होगा, अभी महर्षि पतंजलि और ये सब जो पढ़ रहे होगे आप लोग ना, उसमें आएगा, फर्स्ट यूनिट में ये सारा आएगा डिटेल पाणिनि वाला, कि योग शब्द की उत्पत्ति जो है वो युज धातु से हुई। यहाँ पर इतना ही जिक्र किया गया है इसका कि पाणिनि ने उसको 3 अर्थ दिए हैं, युज योगे, युज समाधो एंड युज संयमने। यहाँ तक वैसे ऐसे कुछ ऐसा है नहीं कि आप लोगों को ना समझ में आया हो, ऐसा कोई हो जिसको ना समझ में आया हो तो प्लीज बताएं। ओके, फिर इस योग अभ्यास पुस्तिका के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम लोग पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन है, घेरन संहिता में सप्तांग का है, हठ दीपिका में चतुर्योग का वर्णन है। तो उसी तरीके से अभ्यास योग पुस्तिका के आधार पर इसको जो क्लासिफाइड किया गया है वो है आसन। और इसको सीक्वेंस में ही याद रखना है, इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आसन, फिर प्राणायाम, फिर बंध, मुद्रा और क्रियाएं, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। तो इसके 6 पॉइंट्स हैं। अभ्यास योग पुस्तिका के आधार पर इसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? 6 भागों में क्लासिफाइड किया गया। आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान, अभिवृत्ति, प्रशिक्षण, अभ्यास। अगर कोई रिपीट करना चाहे तो प्लीज कर सकता है। कौन करेगा? आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान, अभिवृत्ति, प्रशिक्षण, अभ्यास। हाँ, अभिवृत्ति, प्रशिक्षण, अभ्यास। अब हम इसको 1 by 1 लेंगे। सबसे पहले आएगा आसन। अब इसमें जैसे इसमें इन्होंने बताया ना कि आसन, जैसे हम लोग आसन में पढ़ते हैं कि घेरन संहिता में बताया कि दृढ़ता, और किसी और ग्रंथ में आसन के लिए और कोई लाभ बताया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आसन के लिए, तो हमें 2 ही इसके सिद्धांत के बारे में याद रखना पड़ेगा कि स्थिरता देता है और सुख देता है। तो जो क्वेश्चन आएगा, अगर पूछेंगे कि अभ्यास योग पुस्तिका के अकॉर्डिंग आसन की क्या सिद्धांत है, क्या लाभ मिलता है, तो हमें यही बताना पड़ेगा कि स्थिरता और सुख, ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। मतलब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग नहीं जोड़ लेंगे कि दृढ़ता लिख दिया या हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, इस तरह की बात हम इसमें अपने आप से नहीं जोड़ेंगे। मैम पतंजलि योग सूत्र में भी तो यही लिखा है।
हाँ पतंग, हाँ स्थिर सुखम आसनम ना। जी। जी हाँ, उससे भी आप ये इसको आप टच करा के याद कर सकते हो कि इसमें यही लिखा हुआ है स्थिर। हमने इसलिए उसका जिक्र नहीं किया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि और किसी से भी हम इसको जोड़ सकते हैं क्या, तो हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, जो इसमें लिखा हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। आप कौन सी बुक से पढ़ा रही है? ये योग अभ्यास अरे किसी ने वो नहीं लगाया ना, हमने शायद रिकॉर्डिंग नहीं लगाई। नहीं मैम, लगी हुई है। लगी हुई है? अच्छा, मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है लगी हुई है? यस मैम। ठीक हाँ है, मैम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो आसन जो, हाँ आप क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे मैम कौन सी बुक से पढ़ा रही है आप? ये अभ्यास योग पुस्तिका है, योग किसकी है मैम? अभ्यासों की अध्यापन विधियां। योग किसकी अभ्यासों है? की अध्यापन विधियां, यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इसमें प्रैक्टिकल बात करी जा रही है। इसमें जो हम लोग प्रैक्टिकल जो कराते हैं लोगों को, वो प्रैक्टिकल बात करी जा रही है। तो वो लेखक इस कौन है मैम? जो प्रैक्टिकल हम लोग अपने अपनी तरफ से जो चीजें जोड़ देते हैं वो हम नहीं जोड़ेंगे, हम इस बुक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये बुक का नाम, हाँ जी लेखक कौन है बताइए। बुक का? बुक का लेखक कौन है? सबसे पहले मैंने आके यही बताया था, डॉक्टर मोहन मैम लक्ष्मण थोड़ा सा लेट घरोटे। थोड़ा सा लेट ओके, डॉक्टर मोहन लक्ष्मण घरोटे और डॉक्टर श्रीमंत कुमार गांगुली। ये बुक भी ना सर आपको पीडीएफ के तौर पे आपको शेयर कर देंगे, तो आप उससे भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ कुछ मैच कराना हो तो आप देख सकते हो। हालांकि बुक में इतना सारा है तो वो पढ़ने में मजा ही इतना नहीं आता है, जबकि सर का जो शॉर्ट फॉर्म, मतलब उसको सर ने बहुत अच्छे से चीजों उसमें एक फॉर्म में पिरो दिया है, तो उसको पढ़ने में ज्यादा आप अच्छे से कर पाओगे। तो आसन जो है ये शरीर की एक विशेष स्थिति है, यानी पोस्चर, जो जो हम लोग आसन कराते हैं, जो मन और शरीर को स्थिर खिंचाव के द्वारा स्थिरता प्रदान करता है। यानी कि जब हम आसन करते हैं तो क्या होता है, हम एक कांस्टेंट तरीके से एक एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ मूव करते हैं, तो वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है बॉडी को। इसमें मांसपेशियां और तंत्रिकाओं, न्यूरोमस्कुलर टॉनिक इम्पल्स में खिंचाव आने से सुधार होता है। क्योंकि हम जब आसन करते हैं तो क्या हमारे मसल्स में तो खिंचाव होता है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, टोन होती है, और एक रिदम सा बन जाता है उसमें बॉडी में। उसके उसके बाद हम धीरे धीरे अपने जब हम रिदम स्थापित करते जाते हैं तो हम एक आसन के बहुत अच्छी पोजीशन तक पहुंचने लगते हैं। तो इसमें यही बताना है कि एक विशेष स्थिति या पोस्चर है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो यही होगा कि ये बात हम कर सकते हैं कि ये रिदम, सॉरी, ये रिदम स्थापित करता है और पेशी तान में, मतलब मसल्स टोन करता है, टॉनिक इम्पल्स मसल्स को टोन करता है ये। तो इसका जब भी क्वेश्चन आप जब करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट आपको वर्ड आप पकड़ोगे कि पेशी तान, अगर इंग्लिश में बोले तो मसल्स टोन, और रिदम, रिदम को स्थापित को क्या बोलेंगे, रिदम मतलब एक रिदम पोजीशन देता है, स्थापित मतलब एक रिदमिक पोजीशन में लाता है। जब आसन करते हैं धीरे धीरे क्या होता है, हमें उसमें सुख का अनुभव जब होने लगता है, तो आसन के लिए महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा है कि हमें तब तक उसमें रहना चाहिए जब हमें सुख का अनुभव होने लगे उस आसन में, तब हम मानते हैं कि हमारा आसन जो है वो सिद्ध हो रहा है। तो आसन के दो आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं, स्थिरता और सुख। आसन से शरीर और मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि योग अभ्यासों की अध्यापन विधियों द्वारा आसन से किस पे प्रभाव पड़ता है। तो हो सकता है कि और भी चीजों पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम जो वर्ड जो हमारे क्वेश्चन होगा वो इसी एक आधारित होगा कि शरीर और मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। और कहीं कहीं पे ग्रंथों पे शरीर का ही सिर्फ जिक्र है। और कहीं अगर आप अभी उपनिषद आप जैसे पढ़ रहे हो ना, ईशावासो उपनिषद में अभी आप हो, तो इसके आगे जब अभी आप योग उपनिषद पढ़ोगे ना, तो उसमें आसन के भी और अलग वर्ड आपको समझ में आएंगे, और भी अलग नई नई मीनिंग बताए गए हैं। शायद योग तत्व उपनिषद या कुंडल योग तत्व उपनिषद और त्रिशिको उपनिषद में किसी में एक आसन का मतलब होता है कि ये उदासीनता के भाव लाता है। तो इस तरह से आसन के कई मीनिंग हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम योग अभ्यासों के अध्यापन विधियों द्वारा जो पुस्तिका है उसमें आसन का मतलब है कि ये शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। आसन के दौरान हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, आसन करते समय झटके नहीं आने चाहिए। एज यू नो, आप लोग जानते ही हैं कि आसन हमें बहुत आराम से कराना चाहिए। सबसे पहले हमें जो आसन की जो
सबसे पहले डायरेक्टली जब अगर हम किसी साधक को स्टार्ट करते हैं तो उसकी सांसों पे काम नहीं कराते हैं। पहले होता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी को टोन करते हैं, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, फिर हम उसको सांसों की क्रिया समझाते हैं और उसके बाद कुंभक लगाते हैं। कुंभक लगाने यानी कि ये लंबा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो इन्होंने जो वर्ड बोला है कि झटके नहीं आने चाहिए, जिससे कि कहीं भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम ना आए, कोई नस ना चढ़े। आसन के अभ्यास में थकान नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसन हमें बहुत आसान, मतलब आसन हम एक सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने आप को टायर्ड। अगर हम आसन में थका रहे हैं किसी को तो यानी कि हम आसन नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आसन नहीं कहलाएगा, वो एक्सरसाइज कहलाएगा, वो जो हम जिम में जाकर करते हैं जिसमें कि टिश्यूज डैमेज होते हैं। आसन को 3 भागों में बांटा गया है इस पुस्तिका के अकॉर्डिंग। मैं बीच बीच में चेक करती जाती हूँ, आप लोग, हाँ सुनाई दे रहा है ना सबको? जी थैंक यू। ओके, सबसे पहला इसको 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। ध्यान धारणात्मक आसन यानी कि मेडिटेटिव, संवर्धनात्मक, और तीसरा है शिथिलात्मक। तो जो ये ध्यान धारणात्मक है, इस आसन बैठकर जिसमें आप ध्यान करते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कि सिर गर्दन कमर सीधी करके फिर आप ध्यान लगाइए। तो इसमें जो ध्यान से रिलेटेड जितने आसन हम लोग करते हैं वो आसन इसमें आएंगे, ध्यान धारणात्मक में। और संवर्धनात्मक में आएगा जिसमें बॉडी को टोन, यानी कि इसमें बेसिकली जो हम लोग प्रॉपर जो आसन लगाते हैं, जो बैठ के आसन लगाते हैं, लेट कर आसन लगाते हैं, खड़े होकर लगाते हैं, यानी कि जितने भी खड़े होकर, बैठ के, लेट के जो ये सब आसन आएंगे, मयूर आसन ले लो या पादहस्त आसन ले लो, तानपाद आसन ले लो, हल आसन ले लो, जो भी आसन आएंगे वो सारे इसी में आएंगे, संवर्धनात्मक आसन में। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ध्यान धारणात्मक, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। इसको ध्यान रखिए, हम पूछते भी जाएंगे बीच में। इस आसन में क्या होता है, संवर्धनात्मक चूंकि हम खींचते हैं, आसन प्रॉपर हम लगा रहे हैं, तो शरीर में एक निश्चित खिंचाव होता है जो पेशियों में टोन उत्पन्न करता है। इसको तान भी बोलते हैं हिंदी में, पेशियों में, मसल्स में एक टोन उत्पन्न करता है। और आसन में जैसे मर्जरी आसन है तो रीढ़ की हड्डियां, वैसे तो सारे ही आसनों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारी स्पाइन की, लेकिन इसमें संवर्धनात्मक आसन जितने सारे ही आसन हैं उनमें रीढ़ की हड्डियां लचीली होती हैं। लेकिन अगर हम किसी विशेष का करें तो हमें कुछ आसन के नाम भी हम ले सकते हैं, जैसे मर्जरी आसन है तो उसमें ज्यादा हम स्पाइन पे ही काम करते हैं। तो इस तरह से अगर हो सकता है बीच बीच में ऐसे कोई आसन के नाम भी आपको इसमें पूछ लें वो, तो अगर जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उस पर हम करते जाएंगे। साथ ही मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मसल्स स्ट्रांग होती हैं, नो डाउट। और मर्म बिंदुओं को भी एक्टिव करता है, क्योंकि हम पूरे अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो हमारे हाथों में बहुत सारे ऐसे मर्म पॉइंट होते हैं, तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। जब भी हम किसी आसन में आकर रुकते हैं, उस जगह पे अपनी सांस को रोककर या बिना भी सांस रोके हुए, तो जितना उस जगह जब उस आसन से वापस हम लोग अपने, तो वहां पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगता है, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे बढ़ जाती है। तभी जो हमारे वो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे मजबूत होते हैं, मसल्स होते हैं मजबूत होती जाती हैं, क्योंकि उनको ब्लड भी प्रॉपर मिल रहे हैं और उनकी ऑक्सीजन भी उनको प्रॉपर मिल रहा है। तो वहां के बीच में, जैसे हाथ का हम कोई आसन कर रहे हैं तो वहां पे बीच में हमारे बहुत सारे मर्म पॉइंट्स होते हैं, तो जब हम आसन करेंगे तो वो सारे मर्म पॉइंट जो है हमारे एक्टिव हो जाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट है शिथिलात्मक आसन। शिथिलात्मक आसन जिसे मन को शांत करने वाले, आप समझिए सब आसन, मकर आसन, और मन को शांत करने वाला और कौन सा आसन होता है, सब आसन, और एक दंड आसन भी होता है शायद ना, इसको सब शिथिलात्मक में आता है। मकर आसन और शशांक आसन। शशांक आसन, हाँ शशांक आसन हो गया, वो भी मन को शांत करने के लिए होता है। और वो दंड आसन भी तो होता है, नहीं दंड आसन में तो बैठते हैं, दंड आसन से इससे जो पीछे की तरफ झुक के करते हैं, उस आसन का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। उसमें भी रिलैक्सिंग पोजीशन में जो बैठने के लिए जो हम कराते हैं, तो वो पीछे की तरफ सर को, गर्दन को झुका के और अपने शरीर को ढीला छोड़ के और आगे की तरफ पैर फैलाकर जो आसन कहते हैं। उष्ट्रासन में नहीं, उष्ट्रासन नहीं है वो, चलिए मैं बताऊंगी वो नाम। मत्स्यासन में नहीं, वो बैठ के, मत्स्यासन तो लेट के करते हैं, जिसमें गर्दन को उठा के पीछे की तरफ सर, कपाल लगाते हैं सर पे। मैम शिथिल दंडासन। शिथिल दंडासन, एग्जैक्टली,
शिथिल दंडासन। तो वो बैठ के करते हैं ना, तो ये सारे आसन जो है वो शिथिलात्मक आसन में आएंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कोई हो, कुछ भी हो जो आप लोगों को ना समझ में आया हो तो बताइए। तो कोई बताए इसमें आसन को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? 3 श्रेणियों में। 3 हाँ भागों बताइए। में। 3 भागों में। ध्यानात्मक, आत्मक शिथिलात्मक। ध्यानात्मक, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। हाँ, और इनका जो योग अभ्यास अध्यापन विधियों के अनुसार इसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? 6 इनका भागों में। वर्गीकरण कैसे? 6 मैम। 6। 6 भागों में। हाँ, अनीता राठौर जी आप बताइए नाम। आसन, प्राणायाम, बंध, क्रिया, ध्यान और अभिव्यक्ति प्रशिक्षण अभिव्यक्ति प्रशिक्षण अभ्यास। अभ्यास। ठीक है। जब इनके क्वेश्चंस कराएंगे ना, जब क्वेश्चन आंसर सेशन, अभी तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं होगा ना, सर ने अभी तो सिर्फ टेस्ट ले रहे हैं ना। जैसे लास्ट टाइम हम करा स्टार्ट हुए नहीं मैम, अभी नहीं स्टार्ट अभी नहीं हुआ है ना। हाँ, तो वो तो कुछ बाद में ही है, जब ये सारे यूनिट्स पूरे हो जाएंगे तब सर करवाएंगे, करने के लिए कहेंगे। दूसरा हमारा पार्ट है प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास से किस पे प्रभाव पड़ता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पे। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्राणायाम, ये योग अभ्यास पुस्तिका के आधार पर किस पे प्रभाव पड़ता है प्राणायाम के द्वारा? तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। श्वासनिक अवशेषों पर नियंत्रण होता है, जो हमारे जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो उस पर नियंत्रण होता है। सांस को लंबी और सुखद समय तक रोकना प्राणायाम की एक आवश्यक तकनीक है। मतलब प्राणायाम का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम सांस को लंबी और गहरी बनाएं, सुखद बनाएं, है ना। तो वो प्राणायाम की एक आवश्यक तकनीक है कि प्राणायाम सांस को लंबी और सुखद लंबे समय तक श्वास को रोकना। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि प्राणायाम में क्या होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है, सांस को लंबी, सुखद और लंबे समय तक रोकने के लिए प्राणायाम जो है इसमें बताया गया है योग अभ्यास की अध्यापन पुस्तिका में। ठीक है, और एक चीज और, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में कोई कुछ बताए? आप लोग अभी तो पढ़ रहे होगे ना इसके में, सर पढ़ रहे हैं? इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अभी एनाटॉमी नहीं पढ़ी है मैम। अच्छा, चलो हम थोड़ा सा बता देते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। उसके बाद ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड हो जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो फाइट और फ्लाइट वाली जो स्थिति होती है ना, जैसे हमारे सामने कोई डॉगी आ गया तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम लड़ेंगे और या तो हम भागेंगे। तो वो जो एक्टिवेट वाली कंडीशन होती है ना, एक्टिवेट इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ एनर्जी, तो जब वो वाली जो स्ट्रेस वाली होती है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात होता है। आगे ये आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा भी बता दे रही हूँ। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये इसमें ध्यान की पद्धति का वर्णन होता है। इसमें क्या होता है कि मन को शांत रखा जाता है। ध्यान जो होता है पैरासिम्पैथेटिक तो ध्यान से जुड़ा होता है। इसमें एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, मतलब एनर्जी हमारे अंदर संहित होती है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्योंकि हम फाइट और फ्लाइट वाली स्थिति में आ जाते हैं, भागो या लड़ो, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो बस 2 बातें याद रखिएगा आप लोग, फिर आप जब एनाटॉमी पढ़ोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन प्राणायाम के अभ्यास से शुरुआत में श्वास नहीं रोका जाता है। सबसे पहले क्या, मतलब वही हमने पहले भी कहा था कि पहले स्टार्टिंग में नहीं कि एकदम से कुंभक लगाने की प्रक्रिया शुरू करा दें जब किसी आप साधक को सिखा रहे हो। और ये सारा जो योग अभ्यास के अध्यापन होते हैं, मतलब इसमें यही बात है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम जब किसी और को सिखाने जाएंगे, कल आप जो टीचिंग करोगे तो वो आप कैसे कराओगे किसी को, तो सारी बातें उसी पर आधारित हैं। तो पहले शुरुआत में सांस नहीं रोका जाता है, 1:2 के हिसाब से सांस लेना, यानी कि 1 में लेना और 2 में छोड़ना। हमेशा ये है कि सांस जो हम लेने की प्रक्रिया है उससे छोड़ने की प्रक्रिया ज्यादा बड़ी होती है। तो अभ्यास पुस्तिका के अकॉर्डिंग जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो 1:2 है। कई जगह पढ़ा होगा 1:2, 2:4 पढ़ रहे होंगे।
1:2:10 ऐसे करके भी है। अभी आप जब आगे उसमें पढ़ोगे ना उपनिषद में सांस जो प्राणायाम का प्रक्रिया है ना उसमें बहुत डिफरेंस है, तो जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो इसमें जो बताया गया है इसमें 1:2 बताया गया है, ठीक है। प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं जिसमें कभी बाएं नाक का कभी दाएं नाक का तो कभी मुख से भी श्वसन क्रिया की जाती है। वही है कि जैसे अनुलोम विलोम वगैरह हम करते हैं तो कभी बाएं नाक से लेते हैं, कभी दाएं, फिर दाएं से छोड़ते हैं। तो सूर्य भेदी में करते हैं, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, चंद्र भेदी में किया बाएं से लिया दाएं से छोड़ा। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो सब प्राणायाम के अंतर्गत आती हैं। तो इन्होंने एज इट इज कोई भी इसमें प्राणायाम का वर्णन नहीं किया है, बस इन्होंने ये बताया है कि हम लोग बाएं नॉस्ट्रिल्स, राइट नॉस्ट्रिल्स और कभी कभी मुंह से सांस की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग योग के छात्र हैं तो हमें पता है कि बाएं से कैसे हम बाएं से और दाएं से कौन कौन से करते हैं। जैसे मुख से हम लोग शीतली और शीतकारी करते हैं। तो ये सारे जो है नाक, बाएं नाक, दाएं नाक और मुख जो है ये श्वसन क्रिया में यूज होती है। अब इसमें बताया है कि प्राणायाम के अंतर्गत 3 अवस्थाएं आती हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। तो सबसे पहली बात तो बताई है कि स्टार्टिंग में ही हमें श्वास रोकने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। जब आप साधक को कराते हो तो धीरे धीरे उसको जब आप लगता है कि हाँ अब ये अभ्यस्त हो गया है, अब ये श्वास रोक सकता है, तब हम उसको कुंभक पे लाते हैं। तो पहले से पूरक, रेचक जल्दी जल्दी करा के ही धीरे धीरे करा के या मतलब बिना किसी रेशियो के पहले कराते हैं, फिर धीरे धीरे रेशियो में लाते हैं। तो जो इनका रेशियो है अभ्यास पुस्तिका का वो 1:2 है। तो इसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में एज यू नो कि नियंत्रित श्वास तरीके से लेना, यानी कि जो हम श्वास भरते हैं कंट्रोल्ड वे में। कुंभक में है कंट्रोल्ड वे में सांस को धारण रखना, यानी कि होल्ड करना, रोकना। रेचक यानी कि नियंत्रित तरीके से कंट्रोल वे में श्वास को छोड़ना। ये हमारा आ गया रेचक। तो ये ऐसा इसमें एज इट इज कुछ समझाने वाला नहीं है। पूरक, कुंभक, रेचक ये 3 अवस्थाएं प्राणायाम में बताई गई हैं। ये हो गया प्राणायाम से ऑटो नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर या उसे नियंत्रित कर मानसिक कार्य को प्रभावित किया जाता है। ऑटो नर्वस सिस्टम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम ऑटो नर्वस सिस्टम पर अपने काम करेंगे प्राणायाम के द्वारा तो हमारा जो ब्रेन है उसके कार्य को, मतलब हमारे अपने ब्रेन के कार्य को हम इफेक्ट डाल सकते हैं, उसको और अच्छी तरीके से करने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जैसे कि महर्षि पतंजलि ने बताया कि प्राणायाम है तो शरीर हमारा किसके लिए तैयार होता है। मैम माफी चाहूंगा, अर्चना जी का माइक काफी देर से खुला हुआ है तो बीच में आवाज खराब हो रही है। अर्चना जी आप माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ सॉरी मैम किया। हाँ इट्स ओके। तो जैसे कि प्राणायाम से ऑटो नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर या उसे नियंत्रित कर मानसिक कार्य को प्रभावित किया जाता है। तो चूंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और हम अपने कार्यों को अच्छे से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसमें भी यही बात बताई गई है कि जब प्राणायाम करते हैं तो वो हमारा शरीर और मन जो है वो ध्यान के लिए तैयार होता है। और ये बात उसमें भी बताई गई है, महर्षि पतंजलि ने भी यही बात कही है। उसके बाद हमारा तीसरा है बंद और मुद्राएं। जो हमारी बंद और मुद्राएं हैं ये वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री यानी कि अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों पर प्रभाव डालते हैं। अर्ध ऐच्छिक यानी कि अर्ध ऐच्छिक मतलब सेमी वॉलेंट्री और अनैच्छिक मतलब इनवॉलेंट्री। तो ऐच्छिक इसमें भी 3 होते हैं, एक ऐच्छिक भी होता है। ऐच्छिक वजह से हम लोग हाथ पैर उठाते हैं, सारा कुछ भी कर सकते हैं ना, हाथ पैर को इधर उधर घुमा सकते हैं, ये ऐच्छिक हो जाते हैं हमारे। और अर्ध ऐच्छिक में जो होता है कुछ पॉइंट्स कुछ को जिसको हम हल्का फुल्का मूव कर सकते हैं, जैसे कि पेट को हल्का सा हिला सकते हैं, पीठ को भी मूव कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये सेमी में आते हैं, सेमी वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं ये आती हैं। और अनैच्छिक इनवॉलेंट्री मसल्स ये वो होती हैं जैसे हार्ट हमारा मूव करता रहता है, सारा दिन काम करता रहता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लंग्स हैं और हमारी किडनी है, तो इसमें जो मसल्स होती हैं ये इनमें जो प्रभाव पड़ता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। तो ये प्रभाव किसकी वजह से होता है, ये हमारे बंद और मुद्राओं की वजह से होता है। और किसके अकॉर्डिंग होता है, अभ्यास पुस्तिका के अकॉर्डिंग होता है। तो अभ्यास पुस्तिका क्या करती है, इसमें आप ऐच्छिक मत जोड़िएगा। जब इन्होंने अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक लिखा है तो हम वही बोलेंगे
कि सेमी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स पर इफेक्ट डालते हैं बंध और मुद्राएं। इसमें मर्म अंगों तक रक्त प्रवाह आसानी से हो जाता है। उसमें क्या हो रहा था, आसन में मर्म अंगों पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। जब हम आसन करते हैं तो मर्म अंगों पर पॉइंट्स पर इफेक्ट डालता है, और यहाँ पे क्या फर्क है, रक्त यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो आसानी से हो जाता है। जब हम बद्ध मुद्राएं लगाते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो आसानी से हो जाता है। एनी क्वेश्चन? मैम मैम वहाँ पे एक्टिव होने की बात की गई है और यहाँ पे रक्त प्रवाह। हाँ, यहाँ पे प्रभाव, वहां पे बात करी गई है मर्म अंगों के इफेक्टिव, प्रभाव डालता है मतलब एक्टिव हो जाते हैं मर्म अंग। बिल्कुल सही आपने कहा। फिर क्या है, बंध और मुद्राएं शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में योगदान देती हैं। ये भी पॉइंट नोट रखिएगा आप लोग, जब आपके पास याद है तो ये ना कुछ कुछ पॉइंट ना आप इसको ना पूरा ऐसे एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में, या आपके पास अगर आप लोग हार्ड कॉपी निकालते हो तो उसमें ना ये पॉइंट सारे टिक कर लीजिएगा। यही छोटे छोटे बीच से ही इसके क्वेश्चन आते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में योगदान देता है। तो अगर आपने याद किया तो बता दोगे, अदरवाइज फिर वो शारीरिक मानसिक वो सब उसमें चला जाएगा, आसन में चला जाएगा। प्राणायाम में उपयोग के आधार पर बंध और मुद्राओं में भेद किया जाता है। जब प्राणायाम करते हैं ना तो कई बार होता है ना कि वो जो, जब अभी आप घेरन संहिता वगैरह पढ़े होगे तो उसमें भी होता है ना कि बंध में मुद्राओं के अंतर्गत इनको रखा गया है, बंधों को मूल बंध, जलांधर बंध, उद्यान बंध। तो वही बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राणायाम में प्रयुक्त मुद्राएं जो हैं वो बंध कहलाती हैं। जैसे घेरन संहिता में मुद्राएं मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध, और एक और बंध था महाबंध, तो वो सब जो आते हैं तो वो बंध के अंतर्गत बंध कहलाते हैं। कुछ आसनों को भी मुद्रा कहते हैं। तो ये तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो उसमें विपरीत करनी मुद्रा, तो जो ये विपरीत करनी मुद्रा है उसको यहाँ पे अगर ऐसे पूछा जाता है कि इसके अकॉर्डिंग जो है कौन सी मुद्रा जो है वो कौन से आसन में भी है और मुद्रा में भी है, तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, विपरीत करनी के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। तो वो है हमारी विपरीत करनी मुद्रा। इसकी तो वैसे भी एक खास बात और भी है कि इसमें क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा खाना खाना चाहिए। सबसे अच्छी मुद्रा तो यही है कि इसमें खाना खाते रहो। बताइए नीतू जी। मैम वो अर्ध ऐच्छिक का अर्थ क्या होगा? अर्ध ऐच्छिक सेमी इंग्लिश में सेमी सेमी ओके। और मतलब मैम ये इसमें पूरी विपरीत तरीके से करनी नहीं है। शब्द कहाँ दिया गया है वो मुझे देखना था, मुझे दिखा कहाँ दिया नहीं। मतलब? अभी तो ऊपर दिखाया था ना, ये अर्ध ऐच्छिक है ना ये। हाँ हाँ नहीं वो और तो ये देख लिया, विपरीत करनी मुद्रा जो अभी बता रहे थे आप। वो तो अभी नीचे हम बताते हैं। ये देखिए, कुछ आसनों को भी मुद्रा कहते हैं क्योंकि उन्हें शरीर पर विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे विपरीत करनी मुद्रा। जी जी तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा आसन है जो मुद्रा में भी है और आसन में भी उसका नाम यूज होता है, तो विपरीत करनी है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें अभी? अब हमारा आ गया क्रियाएं। मैम मैम आपने कहा कि ये विपरीत करने में भोजन कर सकते हैं, मतलब? अरे ये जब अभी आप हठ प्रतिदीपिका वगैरह पढ़ा है आपने, हठ प्रतिदीपिका घेरन संहिता में, नो। तो वो मैंने ऐसे ही एज इट इज एग्जाम्पल देता है, इसीलिए मैं उनकी बात इतना नहीं करना चाह रही। वो विपरीत करनी मुद्रा में नहीं है कि जब हम करते हैं तो ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, जी इसमें मैम पढ़ा उसमें बताया है, है आपने, उसमें बताया है। ओके मैम। वो यहाँ नहीं बताया गया, लेकिन ये है विपरीत करनी के साथ ही ये बात जुड़ी हुई है कि विपरीत करनी में ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हमें ज्यादा भोजन करना पड़ता है। ठीक है मैम। ठीक है, तो अगर इनकेस कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप विपरीत करनी मुद्रा आसानी से लगा सकते हो। ये सिर्फ इसी के लिए ही कहा गया है। क्रियाएं, चौथा पॉइंट है हमारा क्रियाएं। ये शरीर को शुद्धि, यहाँ पे क्रियाएं का मतलब क्या है, सटकर्म। जो हम लोग सटकर्म अभी तक पढ़ते आ रहे थे, यहाँ पे इन्होंने उसको क्रियाएं वर्णित किया है। ये शरीर को शुद्धि प्रदान करने वाली क्रियाएं हैं। इसमें 6 मुख्य शोधन क्रिया हैं। इनको सटकर्म या सट क्रियाएं भी कहते हैं। धौती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली, कपाल भाती। तो ये हठ प्रतिदीपिका के अकॉर्डिंग है ना? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? बोलते हैं जी ना, मैम। नौली जी कपाल मैम। भाती। यस मैम। ये ट्रिक याद है, हठ नौली कपाल भाती?
घेरन संहिता और कपाल हट प्रदीपिका में हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे ना, तो उसके लिए हम लोगों ने एक न्यूमोनिक निकाला था, हट नौली कपाल भाती। तो याद आ जाता था कि हट प्रदीपिका में नौली कपाल भाती साथ में है, और घेरन संहिता में नौली ऊपर आ जाएगी और त्राटक नीचे आ जाएगा। तो ये हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग है, इन 6 के पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो इन्होंने ये इसमें ये दिया हुआ है, योगा अभ्यास की अध्यापन पुस्तिका के मुताबिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध होने वाले शरीर के क्षेत्र हैं। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2-3 बार पूछा गया है और ये सीक्वेंस में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। इस शुद्ध होने वाले शरीर के क्षेत्र हैं नासा, पहले नासा, फिर ग्रसनी, फिर मुख, फिर कपाल, फिर जठर, फिर ग्रास नली, फिर गुदा, फिर मलाशय, फिर आंत। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये कल हम पहले जब क्लास लेंगे तो उससे पहले हम ये पूछेंगे। तो अगर कोई करना चाहे तो रिपीट करें। ना सबसे पहले हमारे नासा की शुद्धि होती है, फिर हमारी ग्रसनी की होती है। ग्रसनी की बता सकता है क्या होता है ग्रसनी? इसोफेगस। फेगस, नहीं, ग्रसनली जैसे कहते हैं। मैम। फेरिंग्स होती है। ग्रसनी फेरिंग्स होती है, ईसोफेगस जो होती है वो ग्रास नली होती है। तो सबसे पहले हमारी नासा, नोज, फिर हमारी ग्रसनी, फेरिंग्स। नासा, उसके फेरिंग्स जो होता है ये एक पाथ होता है जो नेजल कैविटी, इसका ना मसल ट्यूब कनेक्टिंग द, ये एक मसल ट्यूब होती है जो नेजल कैविटी और माउथ को लैरिंग्स से जोड़ती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये पाथ है, एक शेयर्ड पाथ है फॉर द एयर, फूड एंड लिक्विड, एक शेयर्ड पाथ है। तो और इसी में एक इपीग्लॉटिस नाम का एक ऐसे फ्लैप होता है ग्रसनी में ही। तो वो क्या करता है कि वो फ्लैप खुलता है तो हम खाना उधर जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो फ्लैप मतलब उस सांस नली को जब हम खाना खाते हैं तो वो जो होता है वो उसको बंद कर देता है। तो खाना जो है हमारा ईसोफेगस में, नली में, ग्रास नली में चला जाता है। और अदरवाइज अगर वो फ्लैप ना हो ग्रसनी के थ्रू तो खाना और एक दूसरे में जाता रहेगा तो हर वक्त हम खांसते ही रहेंगे। तो एक डिवाइड करने के लिए होता है। तो सबसे पहले नासा है, फिर ग्रसनी है, फिर वो मुख की सफाई करता है, फिर कपाल है, फिर जठर है यानी कि स्टमक का पार्ट है, फिर ग्रास नली है, ईसोफेगस है, फिर गुदा है, फिर मलाशय है, फिर आंत है। यानी कितने पॉइंट्स हैं? 3, 3, 6, 3, 9 पॉइंट्स हैं। कोई बोलिए, इसको याद करिए, इसको याद करना। मैम, नासा, ग्रसनी, मुख, कपाल, जठर, ग्रसनली, गुदा, मलाशय, आंत। लास्ट टाइम कोई पूजा जी आप लोग, हम लोगों ने इसका कुछ निमोनिक बनाया था ना? नहीं मैम, इसका नहीं बनाया था। नहीं, इसको याद तो कराया था, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, मैंने याद कराया था इसको अच्छे से सबको। शायद मैम फिर मैंने लिखा नहीं होगा। नहीं मैंने चलिए मैं देखूंगी, अगर मैंने कुछ मुझे खुद से लिखा होगा कहीं पे तो मैं बताऊंगी। इसको मैंने बनाया तो था, नासा, ग्रसनी, मुख, कपाल, जठर, ग्रासनली, गुदा, मलाशय और आंत। तो ये इनका सीक्वेंस है, ये आपको एज इट इज याद करना है। इसको प्लीज आप लोग कल याद करके आइएगा, तो इसको पूछेंगे हम। इसमें बताया मतलब ये एनोरेक्टल जो है गुदा मलाशय से संबंधित है, इंटेस्टाइनल आंत को कहते हैं, मतलब उनके इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स सर ने इसमें सब लिख दिए हैं। तो चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। यौगिक अभ्यास के लिए शिक्षण विद्या पुस्तक के अनुसार शुद्धिकरण अभ्यास द्वारा किए जाने वाले शुद्धिकरण क्षेत्रों के अनुक्रमण को व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कोई कर सकता है ये अभी? चलिए बताइए कौन करेगा? मैम सबसे पहले पहले क्या था? नोज आएगा, हाँ नाक आएगा, हाँ ग्रसनी आएगा, बी आएगा, हाँ फिर मुंह आएगा, हाँ कपाल और अमाशय आएगा। हाँ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड थर्ड हो जाएगा मैम, ए हाँ बी थर्ड सी हो ए डी। जाएगा, डी स्टमक लास्ट में आ जाएगा। हाँ थर्ड हो जाएगा। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे ही याद करना है। नासा, ग्रसनी, मुख, कपाल,
चार पहले ऊपर के चार याद कर लीजिए, नासा, ग्रसनी, मुख, कपाल, फिर नीचे पेट में आ गए, जठर हो गया, ग्रसनी, दो ऐसे कर लीजिए बीच में जठर और ग्रसनी, फिर ये तीनों नीचे के हो गए, गुदा, मलाशय, आंत। हालांकि इनका मैम सीक्वेंस मैम हिंदी में 2 बार ग्रसनी दिया है, जठर के बाद भी ग्रसनी लिखा है और नासा के बाद भी ग्रसनी लिखा है, नहीं, ये लेकिन गलत लास्ट लिखा है, वो ग्रास नली है, जैसे ऊपर देखिए, है ना, ये ग्रास नली है, दिख गया? यस मैम। वो लिखने में मिसप्रिंट हो गया होगा, याद रखिएगा, जठर के बाद ग्रास नली है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें अभी ये कई बार क्वेश्चन आया है इधर, इस बार आया था कि नहीं मैं नहीं पता, बताइए उदित जी, इस बार आया था ये क्वेश्चन? मैम इस बार नहीं आया। नहीं आया? नहीं है इस बार, इस बार ज्यादा क्वेश्चन इस बुक से नहीं थे, 1 या 2 क्वेश्चन। नहीं तो 5 क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता किससे क्वेश्चन ना आए। नो मैम, ज्यादा नहीं आए थे, अब की बार नहीं 1 आए या 2 क्वेश्चन थे मैम। अच्छा, हाँ जी, दो। हाँ जी, वरना इससे 5 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, हम लोगों के टाइम पे तो 6 क्वेश्चन आए थे बल्कि। अब की बार आएगा मैम, अब की नहीं आया था। हाँ ये आएगा, इस बार नहीं आया था ना, ये आएगा। हाँ, पिछली बार नहीं आया था तो इस बार आएगा, इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। इसको अभी इस बार 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लेके इसको हम सबको याद करवा देंगे, यही क्लास में ही पूरा पूछेंगे सबसे, सबको याद हो जाएगा। फिर हमारा 5वां यौगिक है मन की वृत्तियों पर ध्यान। मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए योग की एक विधा है। ध्यान के अनगिनत तरीके हैं। ध्यान लीन होने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति किसी एक वस्तु, ध्वनि, विचार, मन को स्थिर कर देता है। बेसिकली क्या होता है ध्यान में कि हमें एक जगह पे अपने मन को स्थिर करना है, जो हम आंखों के जरिए भी करते हैं, पहले आंखों से उसको देख के फिर अपने पूरी तरीके से उस पोजीशन पे, उस पॉइंट पे अपने आप को, मतलब आसपास के हम सारी चीजें भूल जाते हैं, सिर्फ अपने आप को पूरी तरीके से वहां पे अपने मन को स्थिर कर देते हैं, स्टेबल कंडीशन पे आ जाते हैं, तो वो ध्यान है, मतलब पूरी तरह से हम डिवोट हो गया उस पॉइंट पे। और ध्यान मन को कंट्रोल करने का एक तरीका जरूर है, लेकिन आसन और प्राणायाम को साधे बिना ध्यान अभ्यास सुरक्षित नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ध्यान के पहले क्या चीज जरूरी है, ध्यान किसके द्वारा ध्यान किया जा सकता है, मतलब ध्यान के लिए क्या चीज जरूरी है। यौगिक अभ्यास पुस्तिका के अकॉर्डिंग तो आसन और प्राणायाम, इसके साधे बिना ध्यान नहीं कहते। और किसके बाद ध्यान की अवस्था बनती है, तो वो आ जाएगा प्राणायाम। अगर दोनों चीजें दी हुई हैं तो हम आसन और प्राणायाम लगाएंगे, लेकिन किसके बाद आता है तो हम प्राणायाम लगाएंगे। ठीक है। फिर ध्यान का आधारभूत सिद्धांत है आंतरिक आत्मज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। आसन का सिद्धांत क्या थे? स्थिर और सुख। स्थिर और सुख। और प्राणायाम क्या कर रहा था? शारीरिक और मानसिक स्थिरता। हाँ, और ऑटो नर्वस सिस्टम वाला भी था ना, ऑटो नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है प्राणायाम, है ना, ऑटो नर्वस सिस्टम पे था ना उसका। और किस मैम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालता है प्राणायाम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालता है, ठीक है। और इसका रेशियो कितना बताया है प्राणायाम? 1:2। आसन कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार, धारणात्मक और शिथिलात्मक, ध्यान धारणात्मक, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक, ठीक है। और बंद और मुद्राओं से क्या फर्क पड़ रहा था? मर्म स्पंद है उन तक रक्त प्रवाह अच्छे से हो रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट अर्धैच्छिक और अर्धैच्छिक और अनैच्छिक, सेमी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, अर्धैच्छिक और अनैच्छिक पे प्रभाव डालता है। अनैच्छिक के मसल्स कौन है समझते हैं ना, है ना? अभी जब हो गया मैम जैसे हृदय है, हाँ, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हमारी बॉडी में जो भी पार्ट है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है और वो काम कर रहा है, वो सारे अनैच्छिक हैं, ठीक है। फिर क्रियाएं आ गई। क्रियाएं क्या है?
षटकर्म। षटकर्म। तो इसमें क्रियाओं का सीक्वेंस क्या है? धोती, बस्ती, धोती, नेति, त्राटक, मूली, कपालभाति। हाँ, उसके बाद ध्यान आ गया। ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या है? अनगिनत तरीके हैं ध्यान। ये तो आंतरिक आत्मज्ञान सिद्धांत, आंतरिक आत्मज्ञान। हाँ, ये अनगिनत तरीके हैं। ये तो एक कॉमन सी बात है कि ध्यान के बहुत सारे तरीके इसमें बताए गए हैं। तो मतलब एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। और ये आसन और प्राणायाम के बाद ही हम ध्यान की इस अवस्था में आ सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या है? आंतरिक आत्मज्ञान। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि प्राणायाम और आसन के बाद हम ध्यान करेंगे, और इसका आधारभूत सिद्धांत है आंतरिक आत्मज्ञान। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट पे। हाँ बताइए। अब हमारे एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, ये सभी यौगिक अभ्यास का आधार है। मतलब ये बेस है, जितने हम लोग करते हैं आधार है। जैसे कि उसमें क्या किया था उन्होंने, पतंजलि योग सूत्र में क्या किया, यम नियम को पहले बताया गया है, और ये 6 पॉइंट पे रख रहे हैं। लेकिन बात तो सही है, जब हम यम नियम का पालन करते हैं तभी उसके बाद ही हम बाकी चीजों में आ सकते हैं। तो इसलिए इसको बेस कहा गया है। और इसमें बेसिकली बात करी गई है यम नियम की ही बात करी गई है। यम यानी कि सोशल बिहेवियर पर, और नियम यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन को करता है। क्योंकि इसमें होता है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो वो यम में आ गया। सौ संतोष, तब ये सब हमारा नियम में आ गया। तो जब हम अपने आचरण को ठीक करने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे ही अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं। अपने आचरण को, अपने सोशल बिहेवियर को, अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए। क्योंकि योग में अगर हम आसन किसी को करा रहे हैं, तो अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो हम आसन कर ही नहीं सकते, हम कुछ भी योग का पालन कर ही नहीं सकते, प्राणायाम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है, और अपना सोशल बिहेवियर। तो इस तरीके से ये एक आधार है, एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस है। यानी कि जब हम किसी साधक को सिखाते हैं तो हम उसके सोशल बिहेवियर पे भी काम करेंगे और उसको डिसिप्लिन भी सिखाएंगे। अगर इतने बजे पहुंचना है तो इतने बजे आना है। ये नहीं कि आप कभी भी ऐसे मुंह करते हुए चले आ रहे हो, यान करते हुए कि ठीक है अब मैं योग करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली वही है कि जब हम साधक को सिखाते हैं तो उसको डिसिप्लिन में भी रखना होता है, उसको सोशल बिहेवियर भी देना है और उसको डिसिप्लिन भी रखना है। तो इसके 2 पॉइंट्स हो गए, एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस के, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास के, सोशल बिहेवियर और सेल्फ डिसिप्लिन। इसको हिंदी में भी यही बोल सकते हैं आप लोग, सोशल बिहेवियर और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मसंयम और व्यवहारिकता, ऐसे करके, सामाजिक व्यवहारिकता और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मसंयम, है ना। और ये किसके द्वारा होता है? यम नियम के द्वारा होता है। ये पॉइंट्स जब आपके पास अपना नोट को बनाएं तो यम नियम के द्वारा होता है। तो अगर एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस की बात होगी तो उसमें यम नियम का जिक्र हम करेंगे कि यम नियम के द्वारा ही हम अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास कर सकते हैं, और उसका मेन काम होता है सोशल बिहेवियर और सेल्फ डिसिप्लिन बनाना। सभी यौगिक अभ्यास एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक 1 by 1 हम वन बाई वन चीजें लेके चलते हैं, लेकिन सभी ग्रंथों में इनके सीक्वेंस अलग अलग कर दिए गए हैं। अब ये एक सर ने एक छोटा सा एक चार्ट बना दिया जिसमें सारी चीजें आपको एक जगह पे दिख जाएंगी कि आसन से हमें स्थिरता, सुख मिलता है, और 3 तरह के आसन होते हैं। प्राणायाम में जो है 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। और ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है। रेशियो उसका 1:2 होता है। बंद जो होते हैं वो अर्धैच्छिक, अनैच्छिक होते हैं, और मर्म अंगों में रक्त का प्रभाव होता है। क्रियाओं में आ गया धौती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली, कपालभाति। प्रभाव जो है नासा, ग्रसनी, मुख, कपाल, ग्रासनली, गुदा, मलाशय, आंत। फिर उसके बाद ध्यान में आ गया कि वृत्तियों पर नियंत्रण, वृत्तियों पर ही तो ध्यान पे नियंत्रण करते हैं। ये वहां पे नहीं था, ये पॉइंट याद रखिएगा। वृत्तियों पे नियंत्रण करते हैं ध्यान के द्वारा। जो हमारी बहुत सारे जब चित्त वृत्तियां आती हैं, जब उनको कंट्रोल करते हैं तभी तो हमारा ध्यान लगता है। तो पहले आसन प्राणायाम करते हैं, उसके बाद हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि एक आपने जितना पढ़ा है उसके बाद आप इसको चार्ट को पढ़ लोगे तो आप सारा आपको याद आ जाएगा, कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आंतरिक ध्यान से हमें क्या मिलता है? आंतरिक आत्मज्ञान मिलता है। फिर प्रशिक्षण, अभिवृत्ति अभ्यास यौगिक अभ्यासों का आधार है। आचरण बेहतर रखने की कला, यम नियम का पालन। सबको क्लियर है ना अब ये?
जी मैम। आई थिंक इतना तो याद ही हो गया होगा, बस एक ही पॉइंट बस आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला नासा वाला, नासा ग्रसनी मुख, एक बार इसको याद कर लीजिएगा तो या इतना तक तो आपका पूरा याद ही हो जाएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लोगे। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युज धातु। योज्य धातु से। योग अभ्यास की अध्यापन विद्या पुस्तक के मुताबिक आसन को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3। 3 श्रेणी में। और हमेशा ये जरूर लिखते हैं, ये कैवल्य धाम पुस्तक या ये योग अभ्यास की अध्यापन पुस्तिका, ये जरूर लिखेंगे। ये योग अभ्यास की अध्यापन पुस्तिका के मुताबिक आसन की श्रेणियां हैं 3 तीनों ही है मैम ये तो। ये तीनों ही हैं। प्राणायाम से किस तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? ऑटोनर्वस, ये पहला। सिस्टम। हाँ, स्वायत्त स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पे आता है। प्राणायाम के अंतर्गत कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं? पूरक, रेचक, कुंभक, इनमें। पूरक, रेचक, कुंभक। 1 2 3। ठीक है, देखा जाए तो अभी सारे क्वेश्चन आपके आ गए। अब इसमें आपको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, इतना जितना भी आज कराया है। प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण प्रदान करता है? ऑटोनर्वस किससे आगे? सिस्टम। ऑटोनर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जैसे इसमें दिया हुआ है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन ये ऑटोनॉमस सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, प्रभाव किस पे डाला है? चूंकि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम लिखा है तो इसी पे टिक होगा। योग अभ्यास के अध्यापन विधियों के अनुसार किन आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान होता है? संवर्धनात्मक। संवर्धनात्मक। हाँ, देखिए एग्जैक्ट वर्ड से ये क्वेश्चन। अब इसके बाद है, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं एक बार, कि इसमें अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के 6 अंग बताए गए हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। और अध्यापन 7 अध्यापन विधियां बताएंगी, टीचिंग मेथड, वो हम लोग पढ़ेंगे। और इन विधियों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स जो हैं, घटक, वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें 6 चीजें आ जाएंगी, तो एक चीज तो भी हम करा ही लेते हैं। अध्यापन शैक्षिक प्रक्रिया का एक भाग है जिसमें कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यानी सबसे पहले है कि अध्यापन शैक्षिक प्रक्रिया अध्यापन मतलब जो अध्यापन है, जो एजुकेशन है, जो भी हम शिक्षा लेने जा रहे हैं, जो एक ये प्रोसेस है, तो उसके कितने अंग होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आता है। उसके 6 अंग होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा? अध्यापन। हम क्या जा रहे हैं? अध्यापन शैक्षिक प्रक्रिया में हम क्या करने जा रहे हैं? हम अध्यापन करने जा रहे हैं, टीचिंग करने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं। पहला पॉइंट आ जाएगा टीचिंग, अध्यापन, जिस मतलब किसी भी चीज को विधिवत सिखाना। अभी हम यहाँ पे सर आपको क्या करते हैं, कौशल सर, एक पूरा खाका बनाते हैं, उसको आपको पूरा 1 by 1 एक एक चीज बता रहे हैं। जैसे ईसावासोपनिषद आपको करा रहे थे, तो उसके जो श्लोक है तो उसको 1 by 1 उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो ये सारा विधि से सिखाया है। तो ये हमें सबसे पहले इसका पॉइंट याद करने का कि हम जा रहे हैं तो हम अध्यापन करने जा रहे हैं। जब हम अध्यापन करने जा रहे हैं, टीचिंग करने जा रहे हैं, तो टीचिंग हम किसको करेंगे? उसको सीखने के लिए कोई होना तो चाहिए, तो यानी कि अधिगम, सीखने वाला, अधिगम कर। जो अगर हम सिखा रहे हैं तो कोई सामने है अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। अब जब अध्यापन करने जा रहे हैं तो वो कौन है? वो एक टीचर है। अध्यापन, कोई टीचर, सिखाने का मतलब है कुछ भी आप किसी को सिखा रहे हो तो आप टीचिंग कर रहे हो, तो वो टीचर है। और जो सीख रहा है वो स्टूडेंट है। ये बस इस तरह से हमें पता है कि आप लोगों को ये चीजें पता है, ये हम इस तरह बता रहे हैं कि आपको घटक याद हो जाए। फिर अब हमने, हमारे पास टीचिंग आ गई, लर्निंग आ गई, टीचर आ गया, स्टूडेंट आ गया। अब हमारे पास क्या बचा कि अब हम क्या करेंगे? मतलब हम किसी ना कोई सब्जेक्ट तो हमारे पास होना चाहिए ना। तो फिर हमारा सब्जेक्ट लिया हमने कि जिस विषय पे हमें याद करना है, जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान, हमें किस बात को सीखना है। फिर उसके बाद क्या आ गई कि अब हम लोग ये कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ कर रहे हैं? हम लोग पार्क में सीख रहे हैं, हम लोग किसी हॉल में सीख रहे हैं, हम लोग घर में बुला के सीख रहे हैं, तो कहाँ पे कर रहे हैं? यानी कि इन्वायरमेंट, हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, वो परिस्थिति क्या है। तो ये 6 पॉइंट्स हो गए हमारे पर्यावरण। तो अध्यापन विधि के अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं? 6 घटक हैं। वो ये हैं: अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, फिर छात्र, फिर विषय वस्तु और फिर पर्यावरण। और इसको सीक्वेंस में ही याद करना होता है, ये सीक्वेंस से पूछा जाता है। तो कोई पढ़े इसको? जी मैम, मैम याद भी हो गया। टीचिंग, लर्निंग, टीचर एंड स्टूडेंट,
सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी और एनवायरनमेंट। हाँ, वेरी नाइस। बस इसको ऐसे ही, मतलब ये घटक सीक्वेंस पूछे जाते हैं, मैं ऐसे कि हम अध्यापन प्रक्रिया विधि है, सबसे पहले अध्यापन आ जाएगा, फिर अधिगम आ जाएगा, फिर टीचर आ जाएगा, फिर स्टूडेंट आ जाएगा, उनको कराने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट आ गया। और चूंकि अब हम लोग कहीं ऐसे हवा में तो पढ़ेंगे नहीं, एक एनवायरमेंट हमें चाहिए, तो वो पर्यावरण आ गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक सबको पता ही है ये चीजें। ओके, मैम ये भी 6 और जो यौगिक अभ्यास बताए गए वो भी 6 ही है ना? कौन से यौगिक अभ्यास? वो भी 6 है हाँ और ये अंग भी 6 हाँ, वो यौगिक अभ्यास है, मतलब उनको क्लासिफिकेशन है, उनको यौगिक अभ्यासों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, वर्गीकृत किया गया है। तो इनको अगर आप लोग हिंदी में याद कर रहे हो तो आपको ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अध्यापन शैक्षिक प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं, मतलब उसमें कितने लोग क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, एक शैक्षिक प्रक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, और उसमें है कि यौगिक प्रक्रिया में कितने, कैसे वर्गीकृत किया गया है, कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ये चीजें। हाँ, इसमें क्वेश्चन ऐसा ही आता है, केवल घटक की वजह से अलग हो जाता है, वो गलत भी हो जाता है फिर, क्योंकि दोनों में सही ये है ना। इसके शब्दों को ही याद रखना पड़ेगा आपको, शब्दों को। और इसमें ये कोशिश करिएगा कि जब करिएगा तो इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा, तो ज्यादा आसानी से शायद थोड़ा समझ पाए हम। इंग्लिश में घटक क्या मतलब? एलिमेंट्स? एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, हाँ, फैक्टर भी कह सकते हैं। क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व है, मतलब क्या क्या, जो अगर हम कोई प्रक्रिया करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें चाहिए हमें, सरल भाषा में कहें तो। जैसे अब ये क्वेश्चन आया था, योग अभ्यास की अध्यापन विधियों के अनुसार अध्यापन शैक्षिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं? और अभी 6, और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इन घटकों को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, अभी वो भी आएगा आगे। तो इसमें फिर से मैं एक बार इसको पीछे जाके आपको क्लियर करा देंगे कि दोनों में क्या फर्क है, कैसे आपको याद करना है। अभी जो है वो पहले वो कर लेते हैं। फिर पूरी शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य रूप से 2 अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। अवस्था मतलब, अब हो गई अवस्था, मतलब 2 चीजें, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, टीचिंग और लर्निंग। जब अगर हम टीचिंग, अध्यापन करना सीखना ही नहीं है, तो टीचर और उसका स्टूडेंट का कोई मतलब ही नहीं। तो 2 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं। नहीं किसी का माइक खुला, प्लीज बंद कर लीजिए। इसमें लिखा भी देखिए, जब तक सीखना नहीं होता है तब तक अध्यापन नहीं होता है। तो 2 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं, टीचिंग और लर्निंग। अब ये है कि इनके 2 महत्वपूर्ण घटक, किसके, अध्यापन विधि के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। अब वो अध्यापन शैक्षणिक विधि थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो अध्यापन शैक्षणिक विधि के कितने घटक हैं? 6। और अध्यापन विधि के, अब यहाँ शैक्षणिक विधि नहीं आ रही है, पूरा एजुकेशन सिस्टम नहीं आ रहा है, सिर्फ अध्यापन के लिए, सिर्फ अध्ययन कराने के लिए कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं? एक अध्यापक इंपॉर्टेंट है और एक छात्र। और अवस्थाएं 2 कौन सी अवस्था, ये अवस्था बोला इन्होंने, अवस्था कौन सी इंपॉर्टेंट, अवस्था कौन सी होती है? टीचिंग और लर्निंग। मतलब ये बहुत सरल चीजें हैं, लेकिन बस दिमाग ये रखना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। मतलब अवस्था अगर पूछी गई और उसमें टीचिंग लर्निंग भी दिया हुआ है और अध्यापक और छात्र भी दिया हुआ है, तो आपको किस में लगाना है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अवस्था पूछा गया है कि अध्यापन विधि के 2 महत्वपूर्ण घटक पूछे गए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जरा से भी डाउट नहीं रहेगा। अभी बस आप लोग अच्छे से पढ़ लो इसको। अध्यापक के बारे में पता ही है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो छात्रों को अंदर सीखने की प्रक्रिया को और तेज कर देता है, उसकी जिज्ञासा को बढ़ा देता है। अध्यापक का काम ही यही होता है कि वो इस तरीके से पढ़ाए कि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दे, वो और क्वेश्चंस करें और उसको लर्निंग के लिए मोटिवेट हों जो अध्यापक पढ़ाना चाह रहा है। छात्र वो जिज्ञासु होता है, यानी उसकी क्यूरियोसिटी होती है कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है वो उसको सारी चीजों को सीखने की कोशिश करे और अपने अंदर जो है उनको सारी चीजों को कलेक्ट कर ले या समायोजित कर ले। और एक शिक्षक की क्वालिटी भी है, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ोगे ना तो उसमें भी ये चीजें आपके काम आएंगी कि सही में शिक्षक वही होता है जो किसी भी छात्र की जो क्वालिटी होती है उसको पकड़ लेता है
कि अच्छा इसमें ये क्वालिटी है, और उसको उसको बताता है कि ये क्वालिटी आप इस पे काम करो। तो ये टीचर ही पकड़ पाता है किसी स्टूडेंट के अंदर, कि अगर कोई मतलब साइंस का स्टूडेंट है और उसके अंदर कोई आर्ट की क्षमता है, उसने ड्राइंग वो जो जब वो साइंस के जब वो बना रहा है, जो होते हैं ना बायो में जो हम लोग बनाते हैं, क्या नाम है, डायग्राम्स बनाते हैं जल्दी जल्दी, तो अगर इस तरीके से कुछ लोग बनाते हैं कि इतने इतने एक्यूरेट डायग्राम होते हैं, तो समझ में आता है कि ये आर्ट में भी काम कर सकता है। तो ये टीचर ही उसको बताता है कि तुम इस पे भी काम करो, तुम इस पे भी तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो उसकी प्रतिभा को, छिपी हुई प्रतिभा को बताना कि क्या है। विधियों से तात्पर्य शिक्षक द्वारा इस्तेमाल की जा रही वो क्रिया है जिनके माध्यम से अध्यापन की प्रक्रिया सहज और सरल तरीके से संपन्न होती है। इससे शिक्षक और छात्र दोनों भागीदारी होते हैं। विधियां मतलब एक मेथड है जिसमें दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, एक सहज और सरल तरीका है। फिर अध्यापन क्या है? अध्यापन मतलब अध्यापन जो ये टीचिंग है वो क्या है? ऐसा विज्ञान है जिसमें किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित सिखाने की तर्कपूर्ण व्यवस्था होती है। ये ध्यान रखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये चीजें काम आएंगी आपकी, कि टीचिंग क्या है। मतलब एक तर्कपूर्ण प्रॉपर तरीके से लॉजिकली काम होता है, तर्कपूर्ण तरीके से टीचिंग करनी होती है। ये नहीं कि कहाँ हम पढ़ाने आपने अगर पूरी एक व्यवस्था नहीं बनाई है, उसमें इसी में होता है कि लेसन प्लान आता है, आपको प्रायर तैयारी करनी पड़ती है कि अच्छा आज मुझे पढ़ाने जा रहे हैं, फिर हमें इसमें किस किस पॉइंट पे हमें काम करना है, किस किस पॉइंट पे टफ है, जिससे हम स्टूडेंट को समझा सकें और वो सारी बात को हमारी समझ सके। तो एक ये तर्कपूर्ण व्यवस्था, अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो हम उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि हम उसके आंसर्स कर सकें। यानी कि जब हम टीचिंग करने जा रहे हैं तो हमारी पूरी एक प्रॉपर लॉजिकली पूरा प्रोसेस होना चाहिए, एक पूरा प्रायर तरीके से हमें तैयार होना चाहिए कि हम क्या क्या बताना है, हमें क्या क्या। माने आप किसी को योग सिखाने जा रहे हैं तो आप उस दिन पहले एक बार देखते हैं कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम है तो हम इसको ये कराएंगे, और इस तरीके से हम योग कराएंगे कि इसकी प्रॉब्लम बढ़े भी ना बल्कि कम हो। अब किसी को कमर में दर्द है, उसको हम पहले ही दिन जाके हम उसको फॉरवर्ड बैंडिंग करा देंगे तो उसकी क्या हालत हो जाएगी, वो दोबारा आएगा ही नहीं। तो मतलब एक पूरा लॉजिकली आपको एक प्लान करना पड़ता है कि अगर कोई आ रहा है, किसी को आप साधक को योग कराने जा रहे हो, तो आपको कैसे कराना है उसको। ठीक है, इतना बात समझ में आए ना ये? जी वैशाली जी बताइए। मैम आज क्योंकि आगे क्लास है, 8:15 क्लास है मैम। ठीक है, तो फिर हम यही वाइंड अप कर देते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, वैसे भी टाइम तो हो ही गया है, मैं सोच रही थी बस इतना ही। हाँ, कहाँ पे है बस ध्यान रखिएगा, ये अध्यापन क्या है। तो ठीक है, ये वाला कल हम लोग करते हैं यहाँ से। ठीक ठीक है, ओके, हरिओम मैम। हरिओम। और आप लोग कल प्लीज वो जो क्रियाओं वाला है ना, नासा वाला, वो सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस बार आ जाए।